मेरे सभी शिक्षा मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन जो है वो टॉपिक रीजनिंग में बहुत ही रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है और जितने भी प्रकार के आप एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हमारे सामने कुछ चुनौती पैदा करते हैं और कुछ मामलों में ये हमारे सामने एक सरलता भी प्रदान करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सरलता प्रदान करने वाली चीजें हैं उनको अच्छे से समझ करके अपनी एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और जो मुद्दे या जो टॉपिक हमारे लिए थोड़ी परेशानी पैदा करते हैं उन पे हमें एक एक्सपर्टीज पैदा कर लेनी चाहिए, एक कंट्रोल पैदा कर लेना चाहिए ताकि वो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी हो जाए। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ इसके जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक कोड सिस्टम है, उस कोड सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम ब्लड रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ कोडिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि नॉर्मली कोडिंग में, इसमें आप भी इसको शामिल कर सकते हैं या आप अपने खुद के कोड भी बना सकते हैं जो कि आपको अच्छे लगे, लेकिन कोड ऐसे होने चाहिए जो यूनिवर्सल हो। अगर किसी व्यक्ति का जेंडर डिफाइन हो जाए कि वो एक मेल है तो उस व्यक्ति का जो भी नाम है, मान ले ए, तो ए को हम एक बॉक्स में रख देते हैं, ये स्क्वायर सा बॉक्स बना देते हैं और इसका मतलब क्या होता है कि ए इज अ मेल। तो ये पहली सी परिभाषा सिंपल सी इसमें आसान हो जाती है। दूसरा, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल को भी डिफाइन करने के लिए हम कह देते हैं कि उसी एक जो भी व्यक्ति है बी, उसके अगर हम एक सर्कल बना दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज अ फीमेल। तो ये दो बहुत ही बेसिक हमारे कोड हो सकते हैं जब भी किसी इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मान लो बी इज द मदर ऑफ ए, तो जैसे हम डिफाइन करते हैं बी इज द मदर ऑफ ए, तो जैसे हमने इसमें यहां लिख दिया बी, तो ये इसका जेंडर डिफाइन हो गया। ठीक है, ये क्या है, फीमेल है। और मदर मतलब अब रिलेशनशिप में हम एक जनरेशन नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब है दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है जनरेशन। तो इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद जाते हैं, अगर मैं कहता हूं बी इज द मदर ऑफ ए, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो मैंने ये लिखा हुआ है बी इज द मदर ऑफ ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। अब ये क्वेश्चन शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंसर करने की कोशिश की हो, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा तो एक्चुअली बताना मुश्किल है। क्यों? हमें ये तो पता है कि बी एक महिला है। क्यों महिला है? ये मदर है और मदर होने के कारण हम ये मान के चलते हैं कि जो इनका जेंडर है वो फीमेल होगा, लेकिन हम ए के बारे में हम नहीं कह सकते कि क्या ये एक महिला है या एक पुरुष है, मतलब ये लड़का है या लड़की है। तो अनलेस अनटिल जब तक हमें डिफाइन ना हो जाए ए का जेंडर क्या है, तब तक हम कह नहीं सकते कि ए सन है या डॉटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर इन कंडीशंस में देना मुश्किल है। तो या तो वो सन होगा या डॉटर होगा, जो हमारे पास ऑप्शंस के हिसाब से पता चलेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है जिस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। और हमने क्या किया, इसमें डिफाइन किया कि हमने एक मेल और फीमेल के सिंबल्स को डिफाइन किया। मेल का सिंबल हमने एक स्क्वायर ले लिया और फीमेल का सिंबल एक सर्कल ले लिया। ठीक है, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने कोड होकर के आए उस इंफॉर्मेशन को हम इजीली प्रेजेंट कर सकें, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। हमारे पास कोड होंगे तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब जब हमने इसके बारे में बात करी तो हमने एक और चीज के बारे में बात करी, जनरेशन यानी पीढ़ी। तो पीढ़ी के रूप में भी देखा जाए तो कुछ खास चीजें हमें पता होनी चाहिए। पीढ़ी में क्या होता है, अगर हम कहें कि नॉर्मली अगर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरेशंस में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि अगर हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मदर फादर या ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, अगर हम ऐसी बात करते हैं तो रिलेशनशिप्स डिफाइन करते वक्त हमें जनरेशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मैं जैसे कहूं
हमें अगर जनरेशन डिफाइन करनी हो तो जनरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ सिंपल चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। अगर हमें ग्रैंडफादर, जहां पे भी ग्रैंड लगा हुआ है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, अगर हमें इस जनरेशन के बारे में बात करनी है, जैसे अगर मैं आपको एक बेस मान लूं, अगर आप एक जनरेशन है, जिस जनरेशन को मैं मान लूं कि ये एक बेस है जिसके बेसिस पे डिफाइन करूंगा, तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ये क्या हो जाता है, -2 जनरेशन हो जाती है। ठीक है, ये कैसी जनरेशन आती है, -2 जनरेशन। इसका मतलब है कि ये जनरेशन, अगर आपकी पीढ़ी को मैं बेस मान लूं तो पहले आपके फादर और उनके भी फादर आपके ग्रैंडफादर होंगे। तो इसका मतलब है कि ग्रैंडफादर यहां पर जो है 2 जनरेशन, आपके बेस से 2 जनरेशन ऊपर है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मैं अंग्रेजी भाषा में बात करूं या अंग्रेजी रिलेशनशिप की बात करूं तो यहां पर चीजें बड़ी आसान होती हैं। एक्चुअली ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है, सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं। लेकिन हिंदी में इस रिलेशनशिप का डेफिनेशन थोड़ा बदल जाता है। इंग्लिश में तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अपने आप में दोनों चीजें कम्युनिकेट कर देता है, लेकिन इनके वेरिएंट्स हो सकते हैं। क्या, पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर। इसी प्रकार से अगर मैं ग्रैंड मदर की बात करूं तो वो भी पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड मदर हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, आप सभी लोगों को पता तो है, फिर भी रिवाइज करा देते हैं। ग्रैंडफादर अगर हम कह रहे हैं तो वो सेकंड जनरेशन है। नॉर्मली उसका मतलब हम दादा की तरह लेते हैं, जिसका कि सही मीनिंग अगर मैं कहूं तो पैटर्नल ग्रैंडफादर के रूप में, यानी कि दादा। और मैं अगर मैटरनल ग्रैंडफादर के रूप में कहूं तो इसका मतलब होता है नाना। ठीक है, अगर मैं आपको बेस मान के चलूं तो इसका मतलब है कि आपके फादर के फादर आपके दादा होंगे। और मैं आप ही को फिर से बेस मान के चलता हूं, आपकी मदर के फादर जो होंगे वो क्या होंगे, नाना होंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो ग्रैंड मदर है, अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर है तो वो जो है दादी कहलाती, और मैटरनल ग्रैंड मदर है वो नानी कहलाती। ठीक है, तो ये 2 आपको रिलेशनशिप्स हिंदी भाषा के क्षेत्र में ये सब चीजें लोगों को पता ही होती हैं, इसमें कोई एक प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब हम आते हैं फादर, मदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपकी जनरेशन अगर बेस है तो उससे एक जनरेशन ऊपर क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है, आपसे एक जनरेशन ऊपर आपके माता या पिता या देयर, यानी उनके भाई और बहन, देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, जैसे कि मैं कहूं कि मेरे फादर के भाई, ठीक है, तो मेरे फादर के भाई मेरे चाचा लगे, ठीक है, यानी अंकल लगे, ठीक है, और मेरी मदर के भाई, ठीक है, तो मेरी मदर के भाई मेरे मामा लगे, ठीक है, या मेरी मदर की मां मेरी मौसी लगी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी अंग्रेजी भाषा में जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़ी सिंपल होती है। इसमें फादर मदर के अलावा अगर मैं देखूं तो अंकल और आंट होते हैं, और इनको भी अंकल और आंट के रूप में भी इनको हम 2 रिलेशनशिप्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो पैटर्नल साइड और दूसरा मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को हम डिफाइन करते वक्त ये कोशिश करते हैं कि पैटर्नल और मैटरनल रिलेशनशिप्स में कैसे करें। जब हम फादर और मदर की बात करते हैं और उनके ब्रदर सिस्टर्स की बात करते हैं तो अंकल और आंट पैटर्नल और मैटरनल होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। जो भी हिंदी सिस्टम में पढ़ने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तानी सिस्टम में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ये पता है कि अगर उन्हें पैटर्नल अंकल बोलना हो तो उन्हें कुछ चाचा बोलना होता है, और मैटरनल अंकल बोलना हो तो मामा बोलना होता है। अंकल तक तो समस्या ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन आंट वाली समस्या ज्यादा परेशान करती है। अगर आंट का केस हमें डिफाइन करना हो तो आंट तो बड़ा आसान है अंग्रेजी भाषा में बोलना, लेकिन यहां पर रिलेशन में चाची, मामी, मौसी और बुआ,
ये रिलेशनशिप्स और आ जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें डिफाइन करना पड़ता है। इसमें भी चाचा, मामा, और हमारे तो हिंदी जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें तो हम चूंकि एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए भी नाम थोड़े डिफरेंट रखते हैं। तो चाचा नॉर्मली छोटे भाई को बोलते हैं, इसके अलावा बड़े भाई को हम ताऊ बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मौसा भी बोल सकते हैं, मौसा, ठीक है, मौसा जी, और फूफा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए और इनके डेफिनेशन एस्पेक्ट भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि सवाल बनते हैं यूपीएससी में या किसी भी इस प्रकार के बैंक पीओ के लिए लेकर के, या इवन जो आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं टीसीएस, इन्फोसिस या बैंक एसएससी वगैरह में, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन रिलेशनशिप्स पे ऐसे नहीं दी जाती कि वो किस साइड के हैं, मदर साइड के हैं या फादर साइड के हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। अगर वो ध्यान देते भी हैं तो पैटर्नल और मैटरनल साइड का देते हैं। इनके रिलेशनशिप्स के बहुत डिटेल में जाने की कोशिश वो भी नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। तो ये जो हमारी जनरेशन अगर आएगी, ये हमारी जनरेशन कहलाती है -1 जनरेशन, ठीक है। अब ये -1 क्यों कही जाती है? बेसिकली रेफरेंस क्या है, आपसे पहले की जनरेशन, तो ये -1 जनरेशन जिसमें आपके फादर मदर या इससे अंकल और आंट जो आपके रिलेशनशिप है वो डिफाइन करते हैं, और -2 जनरेशन जिसमें आपके दादा दादी नाना नानी उस रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है। तो ये दो एस्पेक्ट हो गए जिसमें कि आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीरो जनरेशन की। जब जीरो जनरेशन आती है तो वो थोड़ा सा और अलग टाइप का चैलेंज देती है। तो जरा ऐसा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जीरो जनरेशन मतलब क्या होता है। जीरो जनरेशन जो है, ये जनरेशन वो जनरेशन है जिसमें आप अपने को बेस मान सकते हैं कि अगर आप ही बेस हैं, आपके आधार पे गणना की जा रही है, तो जीरो जनरेशन का मतलब हो जाएगा कि वो डिफाइन करना चाहता है कि आपके साथ के रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब है, अगर मैं खुद की बात करूं या आपकी बात करूं, तो ब्रदर, सॉरी, जस्ट क्लीन इट ऑफ प्रॉपरली। तो ब्रदर, सिस्टर और कजिन। अब कजिन, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं हमारे, कजिन अपने आप में जेंडर न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इन जेंडर न्यूट्रल चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा नेफ्यू है या नीस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रदर सिस्टर तो डिफाइन करना बड़ा आसान काम है कि ब्रदर सिस्टर में हम बोल देते हैं कि कोई, जैसे मान ले हम कहते हैं कि ए का ब्रदर इज ब्रदर इज बी। तो अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, इज ब्रदर इज बी एंड बी इज द ओनली सन of C, then find how is A related to C। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमने इसमें जनरेशंस, दो जनरेशन का इस्तेमाल कर लिया। पहला इज ब्रदर, ठीक है, ब्रदर इज बी, तो हमने क्या कर दिया, ए का भाई बी है, और फिर क्या कह दिया, एंड बी इज द ओनली सन ऑफ सी। तो जब व्यक्ति कोई सन हो गया, इसका मतलब फादर का मेंशन हो गया, इसका मतलब है एक जनरेशन हम ऊपर चले गए। देन फाइंड हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें सिंपल सा, ए इज ब्रदर इज बी, तो अगर मैं ए को यहां रखूं और इसके ब्रदर को बनाने की कोशिश करूं, तो ये क्या हो गया, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, ही इज द ओनली सन ऑफ सी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देन फाइंड हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। फाइंड हाउ ए, अब ए के बारे में क्या बताएं, ए सन है या डॉटर है। तो ये क्वेश्चन बताने में शायद आपको पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस याद आ जाए और आप कहें कि ए का बताना मुश्किल है कि सन है या डॉटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर पढ़िए,
द ओनली सन। अगर मैं कहूं कि ए का भाई बी है और बी इज द ओनली सन, तो जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ऑफ कोर्स फीमेल हो जाएगी। तो इसका मतलब है ए शुड बी डॉटर ऑफ सी। तो ए इज डॉटर यानी बेटी है ऑफ सी। तो ये इसका हिसाब किताब बन जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं कर दूं फाइंड हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, तो अगर मैं सी के बारे में बात करूं तो सी क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ऑप्शन को फिर से यहां पे चेंज कर देता हूं, ठीक है। अभी तो हमने पिछला क्वेश्चन देखा, अगर सी की बात करूं फादर होगा, पिता होगा या मदर होगी, ठीक है। तो क्या होगा, फादर होगा या मदर होगा, लेकिन ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है कि सी का बेटा बी है, ओनली बेटा बी है, लेकिन सी मां भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। तब फादर या मदर दोनों को हो सकता है। तो इसमें हो सकता है आइदर फादर और मदर, लेकिन हम पक्के तरीके से नहीं कह सकते कि सी का जेंडर क्या है, वेदर ही इज फादर और मदर। तो ये जो दो एस्पेक्ट हैं, इसके बारे में इसमें देख सकते हैं हम जनरेशंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर लिया, जिसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लिसिटी के साथ सॉल्व कर लिया। तो ये जो ब्रदर और सिस्टर वाले रिलेशनशिप्स हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इनके खास बात क्या है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स ऐड भी हो जाते हैं। अब ऐड क्या हो जाता है, जब हम बोलते हैं किसी को कजन, ब्रदर सिस्टर तो बड़ा आसान सी बात है, ठीक है। और ब्रदर सिस्टर्स का जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रदर्स वाइफ, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। तो अगर मैं जनरेशन जीरो की बात करूं, जनरेशन जीरो में कुछ खास चीजें समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बी इज ब्रदर, एस इज सिस्टर। अगर मैं ऐसे मान लेता हूं तो देखिएगा जरा, ये बी हो गया, ये एक मेल है, और अगर जनरेशन की बात करी जाए तो वो सी के साथ रिलेटेड है इसमें, और इसमें जो रिलेशनशिप है वो ब्रदर एंड सिस्टर का है। अगर मैं इसी रिलेशनशिप में बी के साथ उसकी वाइफ जोड़ दूं, ठीक है, बी के साथ उसकी वाइफ जोड़ दूं, और सिमिलरली सी के साथ उसका एक हस्बैंड जोड़ दूं, सी के साथ उसका हस्बैंड, तो ये मैंने हस्बैंड लिख दिया। तो ध्यान दीजिए, जहां मुझे वाइफ बनाना था वहां पर मैंने सर्कल बना दिया, और जहां पे हस्बैंड बनाना था वहां पे एक स्क्वायर शेप बना दिया। अब अगर मैं पूछूं हाउ आर दीज टू पर्सन्स रिलेटेड, अगर ये जो सी जो कि बी की सिस्टर है, उसका रिलेशनशिप बी की वाइफ से क्या होगा, तो वो दोनों ही केसेस में एक ही होगा, सिस्टर इन लॉ। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में तो इसको भाभी, ननद ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको, या अंग्रेजी सिस्टम में इसको सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। तो चाहे आप रिलेशनशिप को इस तरफ से इस तरफ देखें या रिलेशनशिप को इस तरफ से इस तरफ देखें, दोनों ही तरीके के केस में ये सिस्टर इन लॉ ही रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि बी जो सी का ब्रदर है, हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू द हस्बैंड ऑफ सी, तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको भी वो ब्रदर इन लॉ बोलेगा, ठीक है। अब हिंदी भाषा में तो ना इसके लिए एक वर्ड है साला, जो बहुत अच्छी तरीके से नहीं कंसिडर किया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको ब्रदर इन लॉ ही बोला जाता है। और रिलेशनशिप ये दोनों तरफ से एक ही जैसी है, चाहे आप इधर से इधर की तरफ जाएं या इधर से इधर की तरफ जाएं, दोनों ही केसेस में रिलेशनशिप एक ही डिफाइन रहेंगी। इसको एक सिंपल एस्पेक्ट में देखने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम नए लेवल पर आती है जब हम कहते हैं, मान लें कि बी की एक डॉटर है, ऐसा ना, डॉटर ले लेते हैं, ठीक है, और एच का एक सन है, ठीक है, तो हम यहां पे सन लिख देते हैं ऐसे। अब हम पूछते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड, तो हमें एक आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि दे आर कजन्स, ठीक है, दे आर कजन्स। कजन्स में हम ये डिफाइन नहीं करते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, नॉर्मली हम उन्हें डिफाइन कर देते हैं कजन्स, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में डिफाइन करने की कोशिश की जाए कि हाउ इज डी रिलेटेड टू सी,
तो जब डी रिलेटेड टू सी की बात करते हैं तो हमें दो नए वर्ड सीखने पड़ते हैं। एक वर्ड सीखना पड़ता है नेफ्यू और दूसरा वर्ड सीखना पड़ता है नीस। और ये भी जनरेशन की एस्पेक्ट है, ये पीढ़ी 0 के नीचे आ रहा है। तो जैसे अगर हम पढ़ें नेफ्यू और दूसरा पढ़ते हैं नीस। नेफ्यू को अगर मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करूं तो इसका मतलब दो निकल सकते हैं, एक तो भांजा और दूसरा भतीजा। ये दोनों ही चीजें हमें डिफाइन कर सकती हैं नेफ्यू में। और नीस की बात करें तो जिस प्रकार से ये भांजा और भतीजा हो सकता है, वैसे ही ये भांजी और भतीजी हो सकती है। जो एग्जामिनेशंस आप देते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा भांजा और भतीजी पे फोकस नहीं करते। अगर उन्हें फोकस भी करना होता है तो वो मैटरनल और पैटर्नल को इस्तेमाल करके इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। तो जब भी आप कभी अभी आगे देखेंगे, जैसे हम सवाल डिस्कस करेंगे, तो मैटरनल और पैटर्नल साइड डिफाइन करके हम भांजा भतीजा या भांजी भतीजी बता सकते हैं। तो ये जो जनरेशन का हिसाब किताब हो गया, ये जनरेशन हमने देखा कि जनरेशन 0 जब +1 जनरेशन के पास जाती है, एक जनरेशन आगे, जिस रेफरेंस को हमने 0 मान लिया, ब्रदर सिस्टर एंड कजन को, उसमें तो कजन के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। इसमें हम नॉर्मली नेफ्यू और दूसरे केस में हम नीस को रखते हैं, और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी जनरेशन के इस एस्पेक्ट के बारे में बात करी। अब थोड़ा सा इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब हम जनरेशन 1+ लेके आते हैं। 1+ मतलब आपकी जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम आपके बच्चे या बेटा बेटी, अभी तो आप लोग बहुत यंग हैं, उस जनरेशन नहीं, लेकिन मैं आपको रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूं। अब हम जनरेशन लेंगे 1+। +1 जनरेशन। अब +1 जनरेशन में क्या होता है? +1 जनरेशन में सन, डॉटर, ठीक है, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। इस टाइप के जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हम उस बेसिक एस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा नेफ्यू नीस जो भी हो सकते हैं, नेफ्यू नीस कजन जो भी हम बताएंगे उनके फॉलो अप मैकेनिज्म में, तो वो भी इसमें आएगा। तो जो भी चीज डिफाइन करनी है तो हम इस जनरेशन के मूवमेंट में देखते हैं कि मूवमेंट ऊपर से कितना नीचे आया। इसी प्रकार से जो लास्ट जनरेशन होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है। लास्ट जनरेशन कुछ नहीं, मतलब +2 जनरेशन जिसे बोल सकते हैं, +2 जनरेशन। तो इसमें जो चीजें होती हैं वो बेसिकली कैसी होती हैं? ग्रैंड डॉटर एंड सन, ऐसे करके 2 रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, नॉर्मली इसको इसी रिलेशनशिप्स में डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। इसको कभी हम बहुत ज्यादा चेंज करने का प्रयास नहीं करते। इसमें हम देवता देवती या नाती पोता इस तरह से डिफाइन करने के बजाय ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन हम इस रिलेशनशिप में ऐसे ही डिफाइन करते हैं, अगर पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड से हम इसको देख रहे हैं। तो ये जो है एक बेसिक एस्पेक्ट हो गया कि हम कैसे कैसे इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप्स और भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि कभी कभी नोमेनक्लेचर यानी जो उनका नाम होता है उससे थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं सिबलिंग, ठीक है। अब ये बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका, तो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझने की जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन का एक बेसिक कोड नहीं समझ लेंगे तब तक हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन को ठीक से डिकोड ना कर पाए। तो सिबलिंग मतलब क्या होता है? अब सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन, ठीक है। सिबलिंग मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि सिबलिंग मतलब कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई सिबलिंग होता है या बहन सिबलिंग होती है, वो गलत है। ये जो ट्रांसलेशन है कोड का वो गलत है। इसी प्रकार से कई लोग बेटर हाफ को भी गलत समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं बेटर हाफ मतलब
सिर्फ वाइफ होती, जबकि गलत है। बेटर हाफ वाइफ के लिए भी इस्तेमाल होता है और हस्बैंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी वो रिलेशनशिप हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं। बेटर हाफ में भी आप बता नहीं सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। इसी प्रकार से एक और वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं स्पाउस। स्पाउस का मतलब भी वाइफ और हस्बैंड दोनों कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप इसमें ये क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्पाउस मतलब फीमेल ही होता है तो वो गलत है, और स्पाउस मतलब सिर्फ मेल है वो भी गलत है। इसमें वाइफ और हस्बैंड कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए इसके जेंडर को सही से बताने के लिए। तो ये वो बेसिक सेट ऑफ कोड्स है या इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और जैसे जैसे इस इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसलेट करते जाते हैं एक चार्ट में, एक फ्लो चार्ट में, तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन आसान हो जाती है। तो सबसे पहले तो इन रिलेशनशिप को समझ लेना चाहिए, इन रिलेशनशिप के एप्लीकेशन को समझ लेना चाहिए। और जैसे जैसे इन रिलेशनशिप के एप्लीकेशन समझ में आते जाते हैं, वी गेट रेडी टू आंसर द क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड रिलेशन। मुझे लगता है कि आपको इस क्लास के बेसिस के थ्रू इन रिलेशनशिप्स के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यानी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे समझाने की आपको कि ब्लड रिलेशन के फ्लो चार्ट किस प्रकार के होते हैं। तो एक बार उनके फ्लो चार्ट भी आप समझ लेंगे तो आपको क्या होगा, इन क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आसानी से आ जाएगा। और उस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आपको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे कि इन रिलेशनशिप्स को अगर हम चार्ट के फॉर्म में रखते हैं तो इसको हम कितनी फास्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका इस क्लास में आने के लिए धन्यवाद।